पार्ट 8 है ना पक्का आज। Hello, good morning everyone and welcome back to Kanika's Nursing Academy. Today I, Anupama Sharma, and I'm back with ESIC test series number 3, the part number 8. So today also beta we are going to be discuss the most important question जो आपके ESIC point of view से बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं. So kindly like, share and subscribe our channel and then we will start with the question session. ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. ओके सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू बेटे, दैट इज हाउ अ नर्स विल हैव टू कलेक्ट द यूरिन सैंपल फॉर द कल्चर फ्रॉम द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम. ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है. इफ यू टॉक अबाउट द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए सेज दैट विद द नीडल एस्पिरेशन. सेकंड इज एम्प्टी द यूरिन फ्रॉम द bag. Next is your option C, that is you have to collect the urine from the catheter, and the last one is your disconnect the bag as well as the catheter. So what according to you कैसे particularly एक nurse जो है वो urine sample collect करती है in a very sterile way? ओके बेटे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा गया और ESIC में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नर्स पर्टिकुलरली कैसे सैंपल क्रिएट कलेक्ट करेगी. दैट इज ऑफ योर कौन सा सैंपल? यूरिन सैंपल की यहाँ पे बात हुई है. दैट इज फ्रॉम द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम. ठीक है जी, आपको क्या है, पेशेंट को कैथेटर लगा है, उससे पूछा है कि स्टेराइल कंटेनर में कैसे सैंपल लेगी. ठीक है, तो आपको क्लिनिकल अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको पता है कि कैसे नर्स बेसिकली विथड्रॉ करती है सैंपल. ठीक है, पहला बोल रहा है दैट इज एम्प्टी विद द नीडल एस्पिरेशन. बिल्कुल भाई हम नीडल एस्पिरेशन का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज योर एम्प्टी द यूरिन बैग, दैट इज यूरिन फ्रॉम द बैग. बिल्कुल नहीं, दैट इज नॉट डन बाय द नर्सेज की वो यूरिन खुद से बेसिकली क्या है, एम्प्टी नहीं करती है. नेक्स्ट इज योर कलेक्ट फ्रॉम द कैथेटर. भाई डायरेक्ट कैथेटर से कैसे आप यूरिन विथड्रॉ कर लोगे. एंड द लास्ट इज योर यू हैव टू डिस्कनेक्ट द बैग एंड द कैथेटर. दिस इज आल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. तो ऑटोमेटिकली हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया एंड द ऑप्शन, द राइट ऑप्शन विल बी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू हैव टू, इफ यू हैव टू कलेक्ट द यूरिन सैंपल बेटे, व्हाट यू हैव टू डू, आपको नीडल एस्पिरेशन करना पड़ेगा. क्या करते हो, जब भी आपके पास अगर ऐसा पेशेंट आता है, बोला जाता है कि यूरिन का सैंपल लो, तो बेटे सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू वियर ऑन, पुट ऑन ग्लव्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेन द, दैट इज योर असेप्सिस आपको मेंटेन करना है. तो आप क्या करोगे, दैट इज यू विल पुट ऑन द ग्लव्स. हैंड वॉशिंग करने के बाद पुट ऑन ग्लव्स और उसके बाद क्या करते हो, जो आपके पास कैथेटर है पर्टिकुलरली पहले उसको 70% ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आप पर्टिकुलरली क्लीन करते हो. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो उसको क्लीन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो आपके पास कलेक्शन पोर्ट होता है कैथेटर का, वहां से पर्टिकुलरली हम निडल एस्पिरेशन के थ्रू हमारा सैंपल विथड्रॉ करते हैं. देन वी विल दैट बेसिकली उस सैंपल को हम कहां डाल देंगे, जो भी आपके पास यूरिन बॉटल होगी, कल्चर बॉटल होगी या फिर यूरिन स्टेराइल सैंपल कंटेनर होगा, उसमें बेसिकली हम क्या है उस सैंपल को डाल देंगे. ठीक है, सो बेटा लेट्स मूव टुवर्ड्स अ रैशनलिस्ट. दैट इज क्या बोलता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्यों? बिकॉज इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द सैंपल ऑफ अ पेशेंट starts with the indwelling catheter and it must be obtained from the collection sampling port जो है catheter का, वहां से particularly हम इसको withdraw करते हैं. The most important is you have to main the asepsis during this kind of procedure. ठीक है, so बेटा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा गया है.
ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इज आस्क्ड वंस अगेन, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, दैट इज अ फार साइटेडनेस ड्यू टू द एजिंग इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट। वन ऑप्शंस की बात करें, वन इज योर दैट इज योर प्रेसबायोपिया, नेक्स्ट इज योर so that is your presbypsychosis, next is your that is your presbyopia, option C की अगर मैं बात करूं that is your retinal detachment and the last option is your glaucoma। तो आपके अकॉर्डिंग जो फार साइटेडनेस हमें देखने को मिलती है that is because that is due to age, भाई कॉज बताया है due to age फार साइटेडनेस अगर आपको हो रही है तो इनमें से कौन से ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द फार साइटेडनेस ड्यू टू द एज। ओके, सो बेटे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड, दैट इज योर आई से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है और नॉर्मल सा डेफिनेशन है, दैट इज फार साइटेडनेस आपको कब देखने को मिलती है, विद द कॉज दैट इज एजिंग की वजह से जो फार साइटेडनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, दैट इज योर प्रेसबाइकोसिस। भाई ये जो प्रेसबाइकोसिस है ये क्या है, दैट इज इसका भी कॉज बेटे क्या है, एजिंग, लेकिन दिस इज व्हाट, दैट इज योर हियरिंग लॉस जब होने लगता है अलॉन्ग विद द एज। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि हमारी एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, विद द एजिंग हियरिंग लॉस स्टार्ट हो जाता है। सो बेटा दैट इज कॉल्ड एज प्रेसबाइकोसिस, तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, भाई रेटिनल डिटैचमेंट की बात हुई है। सो व्हाट इज दिस रेटिनल डिटैचमेंट, जब बेसिकली आपकी जो लेयर है आपके पास आई के, दैट इज योर रेटिना, जहां पे इमेज फॉर्म होती है, और कोरॉइड लेयर बेटा दोनों क्या है, डिटैच हो गई है। दैट इज रेटिना अपने रेटिनल जो आपके पास रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है उससे डिटैच हो गई है, तो जिसकी वजह से हमें क्या है, फ्लैशेस दिखती है लाइट की या फिर कर्टेन विजन दिखता है। सो दैट इज योर रेटिनल डिटैचमेंट, तो वो भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास बोलता है ग्लूकोमा। भाई ग्लूकोमा क्या होता है, जब क्या होता है आपके आई में क्या है, दैट इज इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। सो दैट इज नॉट आंसर। भाई ऑप्शन कौन सा बच गया, दैट इज योर ऑप्शन बी। इट मीन्स दैट प्रेसबायोपिया विल द राइट आंसर। बेटा जो आपके पास प्रेसबायोपिया है इसको हम क्या बोलते हैं, जो फार साइटेडनेस देखने को मिलती है पेशेंट में अलॉन्ग विद द इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे पर्टिकुलरली हम ओल्ड होते जाते हैं, देयर आर चांसेस बेसिकली हमें ये प्रेसबायोपिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। Let's talk about the rationale, that is presbyopia is a common age-related condition that affects the eye's ability to focus on the close object। भाई close object पे वो focus नहीं कर पाता है, so it become typically noticeable around the age of 40 से ये शुरू हो जाता है और with the increasing age बढ़ता जाता है,
ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे बेटे एज इंक्रीज होती जाती है, सो व्हाट हैपेंस, जो आपके पास आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे कैटरैक्ट हो गया, ठीक है, जिसको हम अगर कैटरैक्ट हो रहा है ड्यू टू एजिंग, दैट इज कॉल्ड सेनाइल कैटरैक्ट एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरैक्ट, ठीक है। सो बेसिकली विद द एजिंग क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर, आई रिलेटेड या फिर हियरिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो बेटे दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 3. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, दैट इज क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द नर्स अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूबॉर्न्स थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी, ठीक है। अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए सेज दैट प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर अ रेडिएंट वार्मर, सेकंड इज योर सक्शनिंग विद अ बल्ब syringe, the third option says that obtaining the Apgar score, and the option D says that inspecting the newborn's umbilical cord. By what will you do? ओके बेटे, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आप पर्टिकुलरली कौन सा इंटरवेंशन एक नर्स करेगी, दैट इज योर कौन सा इंटरवेंशन नर्स प्रेफर करेगी इफ द न्यूबॉर्न्स थर्मोरेगुलेशन एबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। आपको पता है बेटे, अगर हम बात करें न्यूबॉर्न की, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो उसका जो इंट्रायूट्राइन, ऑब्वियसली वी डू द अपगार, सो लेकिन उसका थर्मोरेगुलेशन से कोई कंसर्न नहीं। अपगार इज योर, जब हम क्या करते हैं, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी एज वेल एज बेटे रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं न्यूबॉर्न के, विच इज डन एट 1 मिनट एंड आफ्टर दैट 5 मिनट्स पे वो चेक करी जाती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज योर, यू आर इंस्पेक्टिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड। भाई अम्बिलिकल कॉर्ड की इंस्पेक्शन से भी इस थर्मोरेगुलेशन का कोई भी बेसिकली कंसर्न नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास नॉर्मली अगर आप बात करें तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेशन ऑफ अ न्यूबॉर्न। व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज वी हैव टू प्लेस द न्यूबॉर्न अंडर अ रेडिएंट वार्मर, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके रैशनलाइज की बात करें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज अमंग ऑल द ऑप्शन न्यूबॉर्न under a radiant warmer demonstrates that basic nurse ability to maintain the thermoregulation activity, very very important, ठीक है। so that is your option A आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटे, that is your question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट, ठीक है, ईसीटी की यहाँ पे बात हो रही है। द नर्स एक्सप्लेन्स टू द स्टूडेंट, द नर्स बेसिकली प्रोवाइड्स व्हाट, दैट इज द एट्रोपिन बिफोर द ट्रीटमेंट प्राइमरीली टू डू व्हाट। द ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन ए सेज दैट इज मिनिमाइज द इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शंस, नेक्स्ट इज योर डिक्रीज द एंजाइटी, ऑप्शन सी आपके पास बोल रहा है दैट इज टू प्रिवेंट द एस्पिरेशंस, एंड द लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है दैट इज टू इंक्रीज द बॉडी सिक्रीशन। सो आपके अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द राइट आंसर? ओके बेटे, अगर हम इस
इस क्वेश्चन की बात करें, नॉर्मल क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से ईसीटी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ईसीटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से। बोल रहा है कि ईसीटी पेशेंट की जा रही है, तो नर्स हैज एडमिनिस्टर्ड द एट्रोपिन टू द पेशेंट। बोला कि ये जो एट्रोपिन गी है, दिस इज प्राइमरली डन टू व्हाई इट इज डन, क्यों एट्रोपिन दे रही है नर्स, ठीक है। तो पहली बात करें कि इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शंस बेसिकली मिनिमाइज करेगी एट्रोपिन, बिल्कुल नहीं भाई, एट्रोपिन ईसीटी में बेटे इसीलिए दी जाती है बेसिकली टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ये एट्रोपिन क्या करती है बेटे, इट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द बॉडीली सिक्रीशंस, ठीक है। जो पेशेंट की सिक्रीशंस होगी उसको डिक्रीज करने में हेल्प करेगी। सो ऑटोमेटिकली अगर सिक्रीशंस कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ एस्पिरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इट विल बेसिकली हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द दैट इज योर एस्पिरेशन, ठीक है। और एक और काम है इस एट्रोपिन का, दैट इज इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द दैट इज योर ब्रेडी अरिथमियाज, ठीक है। ब्रेडी एरिथमियाज को भी ये एट्रोपिन जो है वो प्रिवेंट करती है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द एट्रोपिन बिफोर द ईसीटी। अब इसमें एक और चीज याद रख लीजिए, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है बेटे, अगर आप एट्रोपिन दे रहे हो तो कितना पर्टिकुलरली किस टाइम पे और बेसिकली कितना आपको एट्रोपिन देना है, तो इट डिपेंड्स। दैट इज अगर आप एट्रोपिन दे रहे हो, दैट इज IM intramuscularly, if you are giving the that is your atropine, what you have to go, you have to give the atropine before 30 minutes, ठीक है, before 30 minutes of the procedure। मतलब बेटे ECT के आधा घंटे पहले ही आपको एट्रोपिन देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एट्रोपिन IV दे रहे हो, so you can give this atropine just before the treatment, मतलब around 2 minutes to 2 to 3 minutes before the treatment आप एट्रोपिन दे सकते हैं, that will be effective, ठीक है। और मेन काम यही है कि बॉडी दी सिक्रीशंस को कम करती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, दैट इज एस्पिरेशन से जो पेशेंट है वो बच जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज कि जो ब्रेडी एरिथमियाज है उससे भी एट्रोपिन जो है ECT में बेसिकली क्लाइंट को प्रिवेंट करती है। नाउ बेटे लेट्स मूव टुवर्ड्स, दैट इज योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एट्रोपिन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम आए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है सास, दैट इज हाइपरटोनिसिटी एंड द सीजरिंग लेग मूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन व्हाट, कौन सी कंडीशन में बेसिकली ये दोनों फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती है। ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन ए सेज दैट इट इज ऑटिज्म, option B it is a cerebral palsy, option C says that it is mental retardation, whereas option D says that it is schizophrenia। so कौन सा particular disorder है जिसमें ये दो movements हमें देखने को मिलती है। okay, Sapna is here, good morning Sapna। Sapna says I think it was about last option C, okay Sapna, your last question was right, that is option C, it will atropine basically हम इसीलिए देते हैं to prevent the aspirations, very good। वेरी गुड मॉर्निंग सपना। ओके बेटे, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, बी पार्ट का, तो क्या बोल रहा है, हाइपरटोनिसिटी की बात की है। भाई क्या होती है हाइपरटोनिसिटी, बेसिकली जब बेटे मसल टोन आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, दैट इज योर हाइपर, नाम से पता चल रहा है, मतलब देयर इज एक्सेसिव इंक्रीज इन द मसल टोन, ठीक है। सेकंड आपके पास बताया सीजर लेग, भाई सीजर लेग का मतलब है जब आपके पास क्रिस क्रॉसिंग ऑफ लेग्स हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल क्या है क्रिस क्रॉसिंग, दैट इज योर सीजर लाइक बेसिकली लेग आपको देखने को मिलेगा उसका पोस्चर। तो बोल रहे कि ऐसे मूवमेंट्स आपको किसमें देखने को मिलती है, दैट इज बेटे ऑप्शन बी, सेरिब्रल पाल्सी का सिग्निफिकेंट फीचर माना गया है, दैट इज योर सीजरिंग लेग्स एज वेल एज आपके पास हाइपरटोनिसिटी।
ठीक है। अब ये व्हाट इज दिस सेरिब्रल पाल्सी, तो बेटा सेरिब्रल पाल्सी एक क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ द पर्टिकुलर डिसऑर्डर है जिसमें दैट अफेक्ट्स द मूवमेंट्स एज वेल एज पोस्चर ऑफ द क्लाइंट, क्यों, बिकॉज ऑफ द ब्रेन डैमेज, ठीक है। ब्रेन में क्या है, ब्रेन में कोई ऑल्टरेशन है, डैमेज है, जिसकी वजह से पेशेंट का क्या, एक तो मूवमेंट्स एज वेल एज उसका जो पोस्चर है वो दोनों में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर बेटे याद रखना, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है ESIC कि सीजरिंग लेग आपको कौन से पर्टिकुलर डिसऑर्डर में देखने को मिलेंगे, दैट विल बी योर सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। Now beta let's move towards the rationale, that is your option B is the right answer, cerebral palsy। हाइपरटोनिया की यहाँ पे बात की है कि मैंने पहले ही बताया बेटा, जब एक्सेसिव मसल टोन होएगी आपकी, टू मच मसल टोन विल बी देयर, जिसकी वजह से आर्म्स और जो लेग्स हैं दोनों क्या हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, इतनी ज्यादा मसल टोन की वजह से दैट दे विल नॉट बी एबल टू मूव, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया देयर आर बेसिकली वैरायटी ऑफ अबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न दैट कैन बी रिजल्ट फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी, क्योंकि क्या है बेटे, हमने क्या बोला, मसल टोन की वजह से क्या है, मूवमेंट पोस्चर दोनों डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। तो बोला बहुत सारी, लेकिन मोस्ट कॉमनली मोस्ट प्रिवलेंट हमें क्या देखने को मिलती है, सीजरिंग गेट, सीजर समझते हो, कैंची, सीजरिंग गेट पर्टिकुलरली हमें देखने को मिलता है इन दिस पर्टिकुलर सेरिब्रल पाल्सी। देन सेरिब्रल पाल्सी के बारे में बताया हुआ है कि एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है बेटे, दैट डिपेंड्स, दैट बेसिकली डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स, मसल टोन एज वेल एज पोस्चर व्हिच इज ड्यू टू द अबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट बिफोर द बर्थ, बिकॉज ये कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी हमारे पास